अब संविधान की मतलब क्या होती है? हाँ, अब संविधान की मतलब क्या होती है? तो देश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। देश को चलाने के लिए कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, और उस नियमों और कानूनों की संग्रह को हम संविधान कहते हैं। ये संविधान देश का भी हो सकता है, ये संविधान घर का भी हो सकता है। तो संविधान भी दो तरह के होते हैं, एक संविधान होता है अलिखित, एक संविधान होते हैं लिखित। अलिखित संविधान आपका यूके के है, यूनाइटेड किंगडम का है, जिसको हम अब बोलते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसका संविधान क्या है? अलिखित है। और लिखित संविधान की बात करते हैं तो अमेरिका का है। तो हाँ, जिसे हाँ, लिखित संविधान कहते हैं आपके। लिखित संविधान किसका है? तो लिखित संविधान जो है साहब यूएसए का, यूएसए का है, यूएसए का है और भारत का है, भारत का है। लेकिन यूएसए का जो संविधान है ना, वो पहला लिखित संविधान है। दुनिया में सबसे पहले अगर कोई लिखित संविधान बनाया है तो वो आपकी यूएसए है, अमेरिका है। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है ना, वो भारत का है, भारत का है। तो याद रखिएगा, लिखित संविधान बनाने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। और लिखित संविधान लिखित संविधान बनाने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने वाला दुनिया का देश है भारत, सबसे बड़ा। तो लिखित संविधान बनाने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका, और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। चलिए, अब संविधान, अगर भारत की संविधान की अगर बात किया जाए कि सर ये भारत का संविधान हुआ, ये क्या हुआ? हाँ, भारत का संविधान हुआ, ये हुआ भारत का संविधान। तो चलिए, ये है भारत की संविधान। तो भारत की संविधान दुनिया की सबसे बड़ी संविधान है, दुनिया की सबसे बड़ी संविधान है। भारत की जो संविधान है वो दुनिया की सबसे बड़ी संविधान है। भारत की संविधान के बारे में पूछा जाए कि भारत की संविधान कैसी है, भारत की संविधान कैसी है, कैसी है? तो देखिए, भारत की जो संविधान जो है ना साहब, वो कठोर भी है और लचीला भी है। भारत के संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। हाँ, अब कठोर का मतलब होता है कि कुछ ऐसा मामला है जहां भारत की संविधान आपको कठोर दिखाई देगा, और कुछ ऐसा मामला है जहां पे भारत की संविधान लचीला भी दिखाई देगा। तो भारत की संविधान, अमेरिका की संविधान कठोर है। अगर यूएसए का देखिएगा ना, तो यूएसए का संविधान क्या है? कठोर है। इसलिए यूएसए के संविधान में इतना संशोधन नहीं है, क्योंकि इसका संविधान इतना कठोर है कि हर पार्ट को संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारत के संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है, लचीला भी है। एक नजर अब देखिए भारत के संविधान में, अगर अगर आप किसी मुकदमे में साहब, अगर आप किसी मुकदमे में हैं और खुद की बचाव के लिए अगर आपके पास प्रूफ है तब बच जाइएगा, जैसे भी प्रूफ हो। जैसे कहने का मतलब आप कोई बड़ा कांड कर दिए, कोई बड़ा कांड कर दिए तो फांसी की सजा हमको बोले दीजिएगा। अरे सुनिए ना, हमको भी बोले दीजिए ना। आप कोई बड़ा कांड कर दिए, बड़ा कांड कर दिए, तो भारत के संविधान में उसके लिए फांसी है। लेकिन आपको बचाना है ना, बस 4 आदमी 10 आदमी गवाह दे दे कि आदमी नहीं था उस जगह पे, आप तुरंत बचिएगा। लचीला है ना, और इसी माध्यम से बचाया भी जाता, प्रूफ को मिटाकर, सबूत को मिटाकर। एक ही बहुत बड़े इतिहासकार ने कहा था कि भारत की संविधान में इतना अनुच्छेद है, इतना अनुच्छेद है, इतना अनुच्छेद है ना कि कोई ना कोई छेद से अपराध निकल ही जाता है। बात समझे? अब कितने बड़ा अपराध कीजिए, कितने बड़ा अपराध कीजिए साहब, आप जो है ना बच ही जाइएगा, नहीं बच जाता है, देखते ना है। तो भारत की संविधान में अपराध करने की सजा है, लेकिन भारत के संविधान में बड़े बड़े अपराध को बचाने की भी सजा है। हाँ, प्रक्रिया है जो आपको बचा देगा, समझना। चलिए, अब ध्यान देगा, हल्ला बंद। तो देखिएगा, अमेरिका की संविधान कठोर है, लेकिन भारत की संविधान क्या है?
कठोर है लचीला दोनों है। कठोर आपको फंसा देगा बुरी तरह से, लचीला जो है ना उसी पॉइंट रहेगा, लचीला पॉइंट आपको बचा भी देगा। इससे क्या होता है कि जुल्म करने वाले आदमी हमेशा बाहर निकल जाते हैं, बड़े बड़े अपराध करने के बाद भी आदमी बाहर निकल जाता है। चलिए चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिए भारत की संविधान की अगर बात किया जाए, यह है भारत की संविधान। तो भारत की संविधान की बात किया जाए तो भारत की संविधान को लिखा कौन है? तो ऐसी परिस्थिति में भारत की संविधान लिखने में कोई एक आदमी नहीं थे, भारत की संविधान लिखने में बहुत से लोग शामिल थे। किसी एक व्यक्ति का यहाँ नाम लेना उचित नहीं है। दूसरी बात, भारत के संविधान को लिखने में बहुत से देशों से उठाया भी गया है, लिया भी गया है। जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिया गया है ना, उसी तरह से अलग अलग देशों से अलग अलग चीज ले लिया गया। तो भारत के संविधान लिखने में 289 आदमी के आसपास में था। उसके बाद आपका भारत के संविधान बहुत से देशों से लिया गया। अब सवाल है कि सर जब भारत के संविधान लिखने में अलग अलग देशों के बहुत सारे पॉइंट उठाया गया, भारत के संविधान लिखने में बहुत से व्यक्ति शामिल हुआ, तो अंबेडकर जी का ही नाम क्यों आता है ना? तो यहाँ बात यह है कि संविधान लिखने में शुरुआत में बहुत से आदमी शामिल हुए थे जो अंत तक नहीं रहे। दूसरी बात, संविधान लिखने में बहुत से आदमी बाद में शामिल हुए। अल्लाह बंद कीजिएगा। अंबेडकर जी वो व्यक्ति है जो जब से प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने तब से संविधान में जो भूमिका निभाए तब से अंत तक रहे। ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, 30+32 के आसपास में इनके पास डिग्री थी। तो कहीं ना कहीं हर विषयों का नॉलेज होने के कारण ये हर क्षेत्र से कुछ ना कुछ उठा लिए, हर क्षेत्र से कुछ ना कुछ उठा लिए। तो कहीं ना कहीं इनका एक योगदान इसमें बहुत बड़ा दिखाई दिया, क्योंकि हर विषय के बारे में बेहतर जानकार थे। तो एक बहुत बड़ा इनका भूमिका दिखाई दिया उसमें संविधान लिखने में। तो संविधान लिखने में बहुत से आदमी शामिल थे, लेकिन सबसे बड़ा जो भूमिका जो इसमें था ना वो अम्बेडकर जी का था। और दुनिया की पॉइंट को जो समझने का जो प्रयास किया ना वो अम्बेडकर जी के। तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी का नाम इसमें सबसे पहले आता है कि भारत के संविधान कौन लिखा है, तो अम्बेडकर जी। ऐसे भारत की संविधान लिखने में नेहरू जी का भी नाम आना चाहिए, और भी लोगों की इसमें बड़ी बड़ी भूमिकाएं हैं साहब। चलिए अब आगे की बात है। आगे की बात है कि अम्बेडकर जी भारत की संविधान लिखे। चलिए भारत में कुछ समस्याएं भी थी। समस्याएं थी वो छुआछूत था, समस्याएं ऊंच नीच का था। तो संविधान में वो वाला भी पॉइंट अम्बेडकर जी बेहतरीन तरीके से रखे। जैसे कि अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है, ध्यान देगा, अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग के साथ किसी के साथ भेदभाव करना कानूनी अपराध है। मतलब कहने का मतलब है साहब जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना गलत है। अब कोई कहेगा कि अम्बेडकर जी किसी एक के लिखे, सबके लिखे, ऐसी बात नहीं, इससे सबको फायदा हुआ। अब सबको फायदा ये हुआ कि अब जाति के तहत किसी के साथ भेदभाव मत कीजिए। ऐसा होता है जाति के आधार पर ऊंच नीच, तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई तुम फलाने जाति का आदमी है, वो फलाने जाति का आदमी है। तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। धर्म, हिंदू मुस्लिम, ये सब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब किसी को लगता है कि अम्बेडकर जी जाति के लिए लड़े, तो यहाँ तो महिला पुरुष के लिए भी बात लिख रहे हैं, है ना? क्या लिखे? ऐसा होता ना, महिला पुरुष में भी तो ऊंच नीच होती है ना, कि पुरुष है साहब तो ये काम करेगा। हमारे समाज में बहुत सी बात है, पॉइंट है, बहुत सी पॉइंट है साहब। आप अपनी समाजों में अक्सर देखते होंगे कि लड़के अगर पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां पढ़ रही है तो समाज के लोग कहते हैं कि अब लड़कियां जवान हो गई, इसको शादी विवाह कर देना चाहिए, अपना अपना सलाह देना शुरू करता है सब, है ना? तो कहीं ना कहीं लड़कियों को रोकने का प्रयास किया जाता है, तब ऐसा करना उचित नहीं है। अब लिंग के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते। बेटा तो पढ़ेगा, बेटी तो नहीं पढ़ेगी, समझना, खाली रोटी बनाबी गोल गोल। अब ध्यान देगा, नस्ल, अब नस्ल का मतलब चेहरा के भी आधार पर तो भेदभाव होता है ना। अरे कोई गोरा है, कोई काला है। अब गोरे लोग को इस बात की घमंड है कि हम गोरे हैं, समझा, और हकीकत है कि काला आदमी ही मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है साहब। हाँ, गोरा आदमी जो है साहब चाइनीज हुआ। हाँ,
जो गोरा जो आदमी होता है वो समान है साहब जो चला तो चांद तक ना तो शाम तक। कहानी खत्म, डुप्लीकेट। और काला आदमी जो है ना वो मेड इन इंडिया है। अब बोलिए कैसे बोल दिए सर कि गोरे आदमी मतलब टिकाऊ नहीं है? देखिए, गोरे आदमी में मेलानिन की कमी होती है साहब। अब मेलानिन की कमी से उसका स्किन ज्यादा भट हो जाता है और स्किन कैंसर की चपेट में आती है। वो सबसे पहले उसके पहला बैगनी जो किरणें हैं उसका अगर उसके शरीर में पड़ जाए तो सबसे पहले स्किन कैंसर उसी को होगा। मौसम का कोई झटका नहीं सह पाता है गोरा आदमी। ठंडा आवेगा साहब सबसे पहले ठंडा इसी को मारेगा, गर्मी आवेगा पूरा लाल इधर उधर हो जाएगा। उसके बाद साहब बरसात आया थोड़ा सा भीग गया, सर्दी बुखार हो गया। काला आदमी को कुछ नहीं होगा साहब, पहले बैगनी किरणें पड़े चाहे कोई किरण पड़े, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ कचिए। अब सवाल ये है कि सर मेलानिन को घटने से क्या होता है? मेलानिन के घटने से होगा साहब कि अगर मेलानिन घट गया ना तो बहुत तरह की बीमारियां होती है। मेलानिन को घटने से आपका स्किन ज्यादा भर्ट होगा लेकिन बीमारी की चपेट में ज्यादा आइएगा। जिसमें एक बीमारी है साहब स्किन कैंसर। अब मेलानिन के बढ़ने से क्या होता है? छाइयां पड़ती है स्किन पर। अगर मेलानिन बढ़ जाएगा ना तब स्किन पर छाइयां आना शुरू हो जाएगी। मेलानिन बढ़ना ही उचित है, घटना सबसे खराब है, समझना। तो हमारे यहाँ क्या होता है, नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है। इसलिए आज के बाद किसी भी काले आदमी कम गोरे आदमी को शादी में दिक्कत हो तो उसको बोलना है कि मेड इन इंडिया हम ही हैं, समझना। चाइनीज सामान के चक्कर में पड़ा हो, समझना। अब यहाँ ध्यान देगा तो देखिए, नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जन्म स्थान नहीं होता है कि तुम बिहार वाले हो, नहीं, अक्सर एक जगह के हाँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जो पावर दिया वो पावर कौन दिया? अंबेडकर जी ने दिए। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। अनुच्छेद 17 में क्या लावल गया? अनुच्छेद 17 में लावल गया साहब छुआछूत। होता ना छुआछूत कि आदमी कोई किसी में सट गया तो हुआ कि ये सब छुआछूत है, इसको स्पर्श छुआछूत है साहब। 16 में है कि अगर सरकार किसी तरह का अगर कोई फॉर्म वगैरह निकालता है ना, आपका तो मौलिक अधिकार पढ़वे किए हैं, किसी भी तरह की नियोजन नियुक्ति निकालती है ना तो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर देगा, समझना। तो छुआछूत जो है ना साहब इसी में 17 में है। इसमें यह है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ अस्पृश्यता वाला माहौल नहीं रखेगा कि तुम फलाने जाति का आदमी है, तू सट गया तो हम पवित्र हो गए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये अंबेडकर जी। तो अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो पूछा जाए कि अगर पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? तो भारतीय संविधान का जो निर्माता जो है ना वो है साहब आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये हो गए आपका भारतीय संविधान का निर्माता। अब इनको भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु है, समझना। विधि में से होता है कानून, तो भारत की प्रथम विधि निर्माता मनु है और संविधान को लिखा अंबेडकर जी। तो अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है, बल्कि अंबेडकर जी मनु से नफरत करते थे, हकीकत ये भी है, फिर भी इनको आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। चलिए काम मिल ना गया दोनों का सेम, इसलिए अब देखिएगा ए हल्ला बंद करो। अब एक सवाल है कि हम एक वीडियो देखे थे, उस वीडियो में कोई लड़की है, बच्ची है, उससे कोई सवाल पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना दिन लगा। तो लड़की बताई खर्चा कितना हुआ, उसमें बताई, और फिर बोली कि भारतीय संविधान का किसने लिखा है, तो फिर बोलती है प्रेम बिहारी रायजादा, समझना। अब हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया साहब कुछ लोगों में कि भारतीय संविधान का जो भारत का जो संविधान लिखा है वो प्रेम बिहारी रायजादा लिखा है। हम फेसबुक पर ये चैट देखे हैं, उसके बाद बहुत से लोगों को हम बोलते देखे कि अंबेडकर जी कहाँ लिखे भारतीय संविधान, वो तो प्रेम बिहारी रायजादा लिखा है। अन्यथा आपको विश्वास नहीं है तो अंबेडकर जी बहुत सी किताबें लिखने अपने हाथ से, उनका राइटिंग और संविधान का राइटिंग मिला लीजिए, एक पैसा भी राइटिंग नहीं मिलेगी। तो भाई संविधान
लिखे अंबेडकर जी, और यहाँ कहा जा रहा है कि संविधान लिखा है प्रेम बिहारी रैजादा। तो थोड़ा ये वाला क्लियर कर दीजिए कि हकीकत में हमारे देश का संविधान कौन लिखा है, इसका श्रेय किसे मिलना चाहिए? अंबेडकर जी को मिलना चाहिए कि प्रेम बिहारी रैजादा को मिलना चाहिए? तो देखिएगा, देखिए ये संविधान है, ये संविधान है, ध्यान देगा, ये है संविधान। अब कह रहा है कि संविधान कौन लिखा है, संविधान कौन लिखा था? संविधान लिखने में दो आदमी का नाम आ रहा है। एक आ रहा है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक आ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दूसरा रहा प्रेम बिहारी रैजादा। अब देखिए, अब करा संविधान, हल्ला बंद करेगा, अब करा संविधान कौन लिखा है? तो देखिए, संविधान लिखने की अगर बात आए ना, तो संविधान लिखे हैं अंबेडकर जी, फुल्ले। संविधान कौन लिखे हैं? अंबेडकर जी। लेकिन अंबेडकर जी का मतलब जिसे उतना भी बेहतर राइटिंग नहीं बैठता था, तो उसको एक अच्छा राइटिंग में करने के लिए प्रेम बिहारी रैजादा का इस्तेमाल किया गया। यानी मूल कॉपी अंबेडकर जी लिखे, मतलब जो मेल संविधान जो है ना, वो अंबेडकर जी लिखे हैं, उससे अंबेडकर जी का लिखा गया संविधान को देख देख के ये कौन लिखा? प्रेम बिहारी रैजादा। तो बताइए, मतलब नोट्स हम तैयार किए और आपको बोल दिए कि आपका राइटिंग बढ़िया है तो आप लिख दीजिए, तो कौची मतलब नोट्स आपका हो गया? सोचने वाली बात है। तो जो व्यक्ति ये बोलता है कि भारतीय संविधान लिखा है प्रेम बिहारी रैजादा को, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा रहेगा कि थोड़ा संविधान के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब बोलना अच्छी बातें नहीं है देश के लिए भी और संविधान के लिए भी। चलिए अब आगे की बात है। तो भारत का संविधान लिखा है प्रेम बिहारी रैजादा, चलिए नहीं, भारत का संविधान लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखा है। अब देखिए प्रेम बिहारी रैजादा का यहाँ एंट्री कैसे हो गया? हुआ कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का संविधान लिख दिए, तो नेहरू जी का कहना था ना कि भारत का संविधान इटैलिक स्टाइल में लिखा जाना चाहिए। भारत के संविधान अंग्रेजी में लिखा था, हिंदी में लिखाया था, तो बोला कि भारत का संविधान जो है ना, वो जब अंग्रेजी में लिखाएगा ना, तो उसका जो स्टाइल होना चाहिए ना, वो इटैलिक स्टाइल होना चाहिए, इटैलिक स्टाइल। तो भारत का जो संविधान हो वो अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन अंग्रेजी का भी वो स्टाइल होता साहब, तो भारत का संविधान इटैलिक स्टाइल में लिखाना चाहिए। कभी बताए होंगे? तो जब हाँ, वो अपनी भाषा इटैलिक स्टाइल में लिखना चाहिए। तो अंबेडकर जी को कहना था कि भारत का संविधान जो लिखा है वो इटैलिक स्टाइल में लिखा है, ताकि भारत के लोग उसको बहुत बढ़िया से पढ़ सके। तो प्रेम बिहारी रैजादा एक ऐसा व्यक्ति था जो इटैलिक स्टाइल बेहतर लिखता था और ये लिखते समय गलतियां कम करते थे। तो प्रेम बिहारी रैजादा को बोला गया कि आप लिखिए। प्रेम बिहारी रैजादा ने संविधान लिखने से पहले एक शर्त रखे, और शर्त ये रखे कि हर पेज पर हम अपना नाम लिखेंगे। और प्रेम बिहारी रैजादा संविधान लिखते समय, जब संविधान पूरा लिखा तो लास्ट में प्रेम अपना नाम लिखता था, प्रेम बिहारी रैजादा। सोचिए, प्रेम बिहारी रैजादा संविधान जो लिखा उसमें हर पेज में अपना नाम दर्शाया। इसे यह समझ में आता है कि उनको संविधान से ज्यादा अपना नाम प्रिय था। अंबेडकर जी भी तो संविधान लिखे, लेकिन कहीं नहीं अंबेडकर, डॉक्टर भीम अम्बेडकर लिखा हुआ संविधान में कि नीचे कि हम डॉक्टर भीम अम्बेडकर, वो तो सिग्नेचर में ना है जी, सब सिग्नेचर तो भी किया, वो अलग बात है, लेकिन कोई पेज में तो नहीं लिखा हुआ कि डॉक्टर भीम अम्बेडकर संविधान निर्माता है। लेकिन ये आदमी संविधान लिखते समय हर पेज के नीचे लिखा था प्रेम बिहारी रैजादा, यानी उसका एक तरह से चार्ज लिया। ऐसे पैसा नहीं लिया है, लेकिन नाम तो लिया ना जी, कि भविष्य में कोई पढ़े तो सबको लगे कि हमें लिखे हैं। तो संविधान का जो मूल कॉपी जो आप देखते हैं ना, जो रखा हुआ संसद में, वो मूल कॉपी लिखा है प्रेम बिहारी रैजादा, लेकिन वो संविधान लिखा हुआ अंबेडकर जी का। तो हम यही बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं, लेकिन अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए संविधान को इटैलिक स्टाइल में जब लिखने की बारी आई, तो उन्हीं के संविधान को देखकर प्रेम बिहारी रैजादा ने इटैलिक स्टाइल में भारत की संविधान लिखा।
वो लिखते समय एक गलती भी कहीं नहीं किए थे, एक कहीं भी इधर उधर कुछ नहीं हुआ था, वो पूरी तरह से बढ़िया से लिख दिया और हर पेज के नीचे अपना नाम लिखे। तो ऐसी परिस्थिति में सवाल 2, भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? भी अम्बेडकर। लेकिन उसका मूल कॉपी लिखा कौन है? प्रेम बिहारी राजादा, जो संसद में रखा हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए अब आया भाई कलाकारी करने की। कलाकारी करने की बारी आई कि अगर भारत के संविधान है तो भारत की ऐसे होता ना कि ऐसे होता ना कि संविधान थोड़ा देखने में अच्छा लगे, संविधान देखने में अच्छा लगे, और किसी को लगता है कि सर हमको मेरा इच्छा है कि हम भी संविधान की पेज को देखें। तो संविधान की पेज को देखना है तो आपको दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? अब ये पटना गांधी मैदान के पास गांधी संग्रहालय है, समझना, वहां रखा हुआ है संविधान का पेज, ऐसी बात नहीं है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अब देखिएगा बात यहाँ पे है, तो देखिए संविधान की पेज पर कलाकारी हुई है साहब, संविधान की पेज पर क्या हुई है? कलाकारी हुई है। तो जो सबसे ऊपर पर हाँ कलाकारी हुई है। अब सवाल है कि सर संविधान की पेज पर कलाकारी कौन किया? तो संविधान की पेज पर कलाकारी किया साहब नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। लेकिन नंदलाल बोस कलाकारी करते समय 4 गो इनका शिष्य भी था साहब, 4 शिष्यों के साथ किए थे, मतलब जो होता है सपोर्टिंग। तो संविधान की पेज पर जो कलाकारी किया है, ध्यान देगा, संविधान की पेज पर जो कलाकारी किया है उस व्यक्ति का नाम है नंदलाल बोस, और उनके साथ 4 गो उनका शिष्य भी था जो उनको सहयोग किया। और ये नंदलाल बोस आपका बिहार के ही रहने वाले हैं, कहीं और के नहीं है साहब। संविधान की जो ऊपरी कवर है, ऊपरी कवर पे देखिएगा कमल का चित्र है, उसके बाद आगे देखिएगा, अगले पेज बढ़ाइएगा आगे तो आपको एक पेज मिलेगा जिसमें सत्यमेव जयते, वो अशोक चक्र जो है ना, अशोक स्तंभ का चित्र है साहब। उसके बाद आपका हर पेज पर चौथाई छोड़ा हुआ है और हर चौथाई के चारों तरफ इस तरह से कलाकारी की हुई है, इस तरह से कलाकारी की हुई है। और 22 को इसमें चित्र बनाया हुआ साहब, 22 को क्या बनाया हुआ है? चित्र बनाया हुआ, 22 चित्र बनाया हुआ है। तो कहीं पूछा जाए कि भारतीय संविधान पे कलाकारी किसने किया है, तो नंदलाल बोस। हाँ अब चलिए अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा संविधान की पॉइंट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा अब आगे देखिएगा थोड़ा सा संविधान के बारे में, कुछ भारतीय संविधान के बारे में कुछ व्यक्तियों ने कुछ बोला है, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा कह रहा है, ये बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं की मूलभूत कारण है? किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारतीय समस्याओं की मूलभूत कारण है? तो वो हो जाएगा आपका दीनदयाल उपाध्याय। कौन हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय। अब देखिए दीनदयाल उपाध्याय की बात किया जाए तो दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ पार्टी का नाम सुने होंगे, उसके सदस्य थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पटना आ रहे थे कि उनको कोई मुगल शहर में मार के फेंक दिया था, आज उन्हीं के नाम पर मुगल शहर जंक्शन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। और बात रहा गुजरात में जो कांडला जो बंदरगाह है उसका भी नाम बदल के पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। क्या पंडित दीनदयाल जो है ये वाला लाइन बोले हैं तो क्या एक यही लाइन बोले हैं? नहीं सब, वो बहुत से लाइन बोल चुके हैं। देखिए उनका विचार देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या क्या बोले हैं। बोले अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। अगला बोला बिना राष्ट्रीय पहचान की स्वतंत्रता की कल्पना व्यर्थ है, मतलब बिना राष्ट्रीय पहचान का स्वतंत्रता की कल्पना करना वो व्यर्थ होगा। फिर बोले हैं कि अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारत संस्कृति की सोच है। फिर कह रहा है कि शिक्षा एक निवेश है जो आगे चलकर शिक्षित व्यक्ति समाज को सेवा करेगा। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा एक निवेश है साहब, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं ना तो हम एक निवेश कर रहे हैं, और हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट अगर आगे बढ़ेगा तो यह समाज के लिए अगर एक मिसाल बनेगा तो कहीं ना कहीं समाज उससे आगे ही बढ़ेगा। तो किसने कहा था कि शिक्षा एक निवेश है जो आगे चलकर शिक्षित व्यक्ति समाज का सेवा करेगा? तो ये इनका कितना विचार है? 4। इसी में से एक विचार जो है ना आपका एग्जाम में पूछ दिया है, तो बाकी 3 विचारों पर थोड़ा सा ध्यान देगा। क्या हुआ? कट रहा है? अच्छा, बाकी विचारों पर इनका ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए अब आगे कह रहा है कि भारत, ये भी कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, अब सही हो गया। कह रहा है ना
कि भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षित रक्षित रजस्ता, मतलब कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ये बात कौन बोला है? मतलब कि धर्मो रस्ती रस्ता, मतलब कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा करते हैं की जाती है। तो वो कहा गया साहब अनुसंधान और विश्लेषण की विंग। ये राव का नाम सुने है ना, राव का नाम। हाँ, इसका गठन हुआ साहब 1968 में। अगर पूछा जाए कि इसका गठन कब हुई, स्थापना कब हुई है, 1968 में। जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुई थी ना, उसके बाद इसका स्थापना कर दिया गया था। क्लियर? चलिए अब आगे देखिएगा। अब आते हैं भाग पर। अब हमको 22 भाग देखना है, समझ ना, कि 22 भाग में क्या मेरा मुख्य मुद्दा ये साहब भाग। तो देखिएगा, अब 22 भाग की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि भाग वन में क्या है, छोटा करें, कह रहा है कि भाग वन में क्या है, भाग वन में क्या है, इधर से लेते हैं, ठीक रहेगा ना? का ठीक है ना? कह रहा है कि भाग वन क्या है, सॉरी भाग वन हो गया साहब। तो 22 को भाग है, तो हर भाग में समझ में आ रहा है ना, तो हर भाग में कुछ ना कुछ पूछते रहता है। तो भाग एक में कहा, एक में साहब अनुच्छेद 1 से 4, भाग एक में आपका अनुच्छेद 1 से 4 है, अनुच्छेद 1 2 3 4 भाग एक में है। भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र है साहब, यानी संघ आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश जो भी है, ये सब की चर्चा की गई है भाग एक में। इसमें जेबू बैल का चित्र है साहब, भाग एक में एक चित्र दिखाया गया, वो क्या चीज का चित्र है, जेबू बैल। तो चलिए, हाँ हाँ, तो ध्यान देगा, भाग एक में कितना अनुच्छेद है, क्या चीज का उल्लेख है, चलिए इसमें किसका चित्र है, जेबू बैल। अब देखिए कर, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बैल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़िएगा ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुब्बल बैल का पूजा करता था, जिसको हमारे गांव में बसहा बैल कहा जाता है ना, बसहा बैल कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कुब्बल बैल का प्रमाण मिला है साहब, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुब्बल बैल की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुब्बल बैल था उसको नाम दिया गया है जेबू बैल। क्या नाम दिया गया, जेबू बैल। हमने करे कुब्बल बैल, लेकिन उसका नाम क्या दिया गया, जेबू बैल। तो ये जेबू बैल जो है ना, उसी जेबू बैल को यहाँ पे भागवन में डाल दिया गया। तो जैसे ही संविधान का भाग एक निकालिएगा ना, तो उसमें जेबू बैल का चित्र रहेगा। अब हमारे संविधान में चित्र जब डलाना शुरू हुआ था तो लोगों ने विरोध किया था कि भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा, तो फिर इसमें चित्र डालकर आप धर्म के कौन डाल रहे हैं। जिस पर यह कहा गया कि भारत के संविधान पर बनाए गए चित्र को संविधान से कोई लेना देना नहीं है, वो एक इंडिकेट है, वो कुछ ना कुछ आपको एक अच्छा मार्ग दर्शाएगा, बस इतना ही समझिए। जेबू बैल क्या दर्शाता है, जेबू बैल को एक शक्तिशाली नेता के रूप में दिखाया जाता था। मतलब जेबू बैल अगर आपको संविधान के भाग के एक में है, तो ये आपको ये दिखा रहा है कि एक शक्तिशाली नेता की तरह है, शक्तिशाली नेता की तरह है जो अपने लोगों की हिफाजत करता है। अब आपके नेताजी कितना आपको हिफाजत करते हैं, जो तो पता है ना। हमारे नेता साहब 5 साल के बाद फिर आएंगे, अब चुनाव के समय आ जाएगा ना, तो फिर आएंगे साहब। आप पूछिए कि नहीं किए तो कहा करे, हमारा तो स्वास्थ्य खराब था, 4 साल बीमारे रहे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो नहीं कुछ करें, अवरी कर देंगे, समझ बहाना बनाते हैं ना। हाँ, बढ़िया वाला जूता लेकर रख ले रहिएगा ताकि मारे घड़ी टूटे ना, समझना। अगर नेताजी, आपके जो नेताजी है अगर विकास नहीं किए हैं, बढ़िया वाला नया जूता खरीद लीजिए। अभी लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, हाँ विधानसभा का चुनाव का टाइम नजदीक आ रहा है ना जाए। हाँ वीडियो में बोल रहे हैं, चोर के चोर ना बोलेगा तो कौची बोलेगा। 5 साल लूट के गायब हो जाता है, उसको एगो जूता तोड़ ही दिया तो क्या हो गया, समझना। बढ़िया मतलब जूता साहब, अगर पुराना जूता रहेगा तो 10 को मिला के एगो माला भी बना जा सकता है, समझना। ये बताइए 5 साल तक कुछ नहीं करते साहब। हम नेताजी को वोट दिए थे, जानते किस लिए,
हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन साहब वो रिबन काटने में लगे हुए हैं। शादी में जा रहे हैं, अब मरनी में जा रहे हैं और रिबन काट रहे हैं। यही 3 काम कर रहे हैं हमारे नेताजी। अब बताइए क्या होगा देश का? अब बर्थडे, हाँ, अब बर्थडे में जा रहे हैं। तो हम बर्थडे ही में जा लेके तेरा वोट दिए थे भैया कि हम विकास करने के लिए वोट दिए थे। अब बताइए ना, आपका इंडिकेट बैल है, अब आप तो ये वाला बैल नहीं, ये वाला बैल बन गया। ये वाला बैल हमारे गांव में कहा जाता है ना, हम सोचे कि आप ये वाला बैल होंगे कि हमारी रक्षा कीजिएगा, समझा? आप बन गए वो वाला बैल। कौन वाला बैल? जब हमारे गांव में लड़का लोग को कहा जाता है कि तू बैले है, नहीं कहा जाता है। चलिए अब आगे आइए, याद रहेगा ना? चलिए अब ध्यान देगा। भाग 2 देखिएगा साहब। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 2 में क्या है? अनुच्छेद 5 से 11। और भाग 2 में नागरिकता है साहब, नागरिकता। अब देखिए, नागरिकता भी कई तरह के होते हैं। एक होता एकल नागरिकता और एक होता है दोहरी नागरिकता। तो हमारे भारत में एकल नागरिकता है साहब, एकल नागरिकता है हमारे भारत में, एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता लिया गया है साहब इंग्लैंड से। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। यानी इंग्लैंड में एकल नागरिकता था और इंग्लैंड से ही हमारे देश में भी एकल नागरिकता लिया गया है। यानी भारत के सभी राज्य के आदमी इस देश के नागरिक है। अब पंजाब के आदमी का आधार कार्ड देखिए, अब बिहार के आदमी का आधार कार्ड देखिए, दोनों का आधार कार्ड सेम रहेगा। किसी का आधार कार्ड में बिहार लिखा है, सब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार लिखा हुआ है ना। तो अच्छा, सबके लिए एक ही कानून है। तो भारत में, भारत की जो नागरिकता है वो इंग्लैंड से लिया गया है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल। लेकिन यही दोहरी नागरिकता जो है ना साहब, वो यूएसए में, अमेरिका में है। वहां के आदमी के पास 2 गो प्रूफ होता है, एक राज्य के नागरिक का, एक देश के नागरिक का। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे देश में एकल नागरिकता है। अब देखिए भाग 2 में चित्र क्या चीज का है? तो वैदिक काल के गुरुकुल का चित्र है साहब, वैदिक काल के गुरुकुल का चित्र है भाग 2 में। फिर कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 2019, सुनने में आया साहब कि हमारी सरकार ने नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया और संशोधन करके ये बोला कि 3 देश, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक बांग्लादेश, इस देश में जो अल्पसंख्यक रह रहा है ना, और उस अल्पसंख्यक अगर इस देश में परेशानी हो रही है तो उसको हम भारत में एंट्री देंगे। तो आखिरी बार नागरिकता पर कानून कब बना? 2019 में, जिसका नाम रखा गया नागरिकता अधिनियम 2019। तो नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करेगा भारत सरकार। क्लियर? चलिए अब आगे। अब भाग 3 कहते हैं साहब। देखिए भाग 3 में क्या है जो, अच्छा गुरुकुल छोड़ देना, चित्र छोड़ देना। अब देखिए इसमें चित्र क्या है? चित्र है साहब वैदिक काल के गुरुकुल का। तो वेद जब पढ़िएगा ना, तो वैदिक सभ्यता में विद्यालय नहीं होते थे, क्योंकि विश्व की पहली विश्वविद्यालय है साहब तक्षशिला विश्वविद्यालय। उसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व भारत के पुत्र तक्ष ने किया था, जो आज पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, सिंधु नदी के तट पर। तो अब सोचिए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय बाद में ना आया, तो उसमें तो गुरुकुल रहता था। अब राम भगवान को देखिए गुरुकुल में पढ़ते थे ना। तो हाँ, तो भाग 2 में गुरुकुल का चित्र है साहब। यहाँ पे गुरुकुल है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे आइए, आगे देखिए क्या है जो आगे साहब भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 3 में कितना अनुच्छेद है? 12 से 35। इसमें क्या चीज का उल्लेख है? मूल अधिकार का। तो भाग 3 में आपका सबको समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो भाग 3 में अनुच्छेद है आपका 12 से 35। इसमें उल्लेख है साहब मूल अधिकार का। तो मूल अधिकार जो है ना, वो यूएसए से लिया गया है। और पहले मूल अधिकार में 7 गो मूल अधिकार था। पहले साहब 7 मूल अधिकार था, लेकिन अब हो गया 6। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया।
अनुच्छेद 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना के छोड़ दिया गया। अब मूल अधिकार में अनुच्छेद की बात किया जाए तो इसमें 12 से 35 है। इसमें क्या चित्र है? तो पुष्पक विमान में राम, सीता और लक्ष्मण का चित्र है साहब। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाग 3 का पेज उलटिएगा ना तो आपको ऊपर में कोई फोटो आएगा जिसमें पुष्पक विमान मतलब रावण का वध करके राम भगवान अपना देश आ रहे हैं। और उस जब देश आ रहे पुष्पक विमान से आए थे ना, तो इस पुष्पक विमान पे राम है, लक्ष्मण है और सीता है। तो भाग 3 में किनका चित्र है? पुष्पक विमान पे बैठे हुए राम, लक्ष्मण, सीता का। देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकार के बारे में क्या कहे हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकार के बारे में कहे हैं कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता था। ये मूल अधिकार के बारे में बोला है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया एक समझौता था। देखिए मूल अधिकार जो है ना साहब वो बाद योग है। अब पूछे कि आबाद योग कौन है? आबाद योग, तो आबाद योग जो है ना वो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य का ये आप लोग को बताए होंगे हम, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो अगर आपसे पूछा जाए बाद योग, तो मौलिक अधिकार बाद योग है। फिर पूछा जाए आबाद योग, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन है? आबाद योग होगा। अब देखिए मौलिक अधिकार को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। जैसे आपातकाल परिस्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, ऐसे मौलिक अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। चलिए आगे। अब ये भाग 4 है साहब। ये क्या है? भाग 4। देखिए भाग 4 में क्या कहा गया है। देखिए भाग 4 में अनुच्छेद जो है ना आपका वो कितना है? 36 से कामन। भाग 4 में कितना अनुच्छेद है? 36 से कामन है साहब। और भाग 4 में है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहां से लिया गया है? कोई बता सकता है? आयरलैंड से लिया गया है। नागरिकता लिया गया इंग्लैंड से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया साहब। अब इसमें क्या चीज है? तो कृष्ण जो है ना वो अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया। इसमें यहाँ पे चित्र देख रहे हैं ना, वो चित्र में कृष्ण जो है अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो भाग 3 में राम भगवान, बोले भाग 1 में बैल, और भाग 2 में गुरुकुल, और भाग 3 में राम भगवान, और भाग 4 में कृष्ण भगवान। याद रहेगा? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। चलिए अब देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो अगर कभी पूछा जाए आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो शामिल किए जाने का उद्देश्य साहब सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्वों को में किया गया है। अब आगे एक आता है भाग 4 के का, ये भाग 4 ना है। अब देखिए एक आपका है साहब भाग 4 के का, ये हो गया आपका भाग 4 के का। तो भाग 4 के का जो है ना वो लिया गया है रूस से। किस देश से लिया गया? रूस से। और इसमें उल्लेख आपका है मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें उल्लेख है साहब मौलिक कर्तव्य का। इसमें है आपका मौलिक कर्तव्य, और इसमें जो विषय है वो कितना है? 11 है। 11 कुल कितना विषय है? 11। अब अनुच्छेद की बात किया जाए तो कामन के का होगा, ये कामन के का होगा। तो देखिए भाग 4 की अगर बात किया जाए तो एक भाग 4 है, वो है भाग 4 की का। तो भाग 4 की का जो है उसमें आपका मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है।
और ये मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। मौलिक कर्तव्य में 11 गो विषय है और मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद है 51 के का। अब आगे, अब आते हैं भाग 5 की तरफ। भाग 5 में देखिए क्या कहा गया कि भाग 5 में जो अनुच्छेद है ना वो 52 से 151 है साहब। भाग 5 में कितना अनुच्छेद है? 52 से 151। इसमें संघ का उल्लेख है। संघ में आपका हो गया साहब, जैसे आपका संघ में आप ले लीजिए केंद्र सरकार, सॉरी संघ में ले लीजिए आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब जो होता है ना ये सब, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब को ले लीजिए। इधर कर देना। चलिए तो देखिएगा संघ में आपका क्या हो गया, देखिएगा संघ में आपका क्या हो गया। तो संघ में आपका प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। ये कहीं कहने का ना केंद्र सरकार जो पूरा जो है ना पूरा का पूरा संघ में आ गया। अब प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं साहब। तो राष्ट्रपति के बारे में आप जानते होंगे कि भारत में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन हकीकत यह है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर रहा है प्रधानमंत्री प्रयोग कर रहा है। चलिए अब भाग 5 में किन का चित्र है? तो भाग 4 में गौतम बुद्ध का चित्र है। हम भाग 5 में गौतम बुद्ध का चित्र है। गौतम बुद्ध का चित्र है साहब, वो सारनाथ में वो जो उपदेश दे रहे हैं ना 5 ब्राह्मण को, तो गौतम बुद्ध 5 ब्राह्मण को सारनाथ में उपदेश दे रहे हैं, वही वाला चित्र जो है ना यहाँ पे दिखाया गया है। सारनाथ में 5 ब्राह्मण को उपदेश देते हुए गौतम बुद्ध के चित्र को यहाँ दिखाया गया है। क्लियर? चलिए अब आगे, अब आते हैं साहब भाग 6। भाग 6 जो है ना उसमें अनुच्छेद देखिएगा तो 151 था ना, 152 से 237। तो भाग 6 में अनुच्छेद जो है वो 152 से 237 है। भाग 6 में राज का उल्लेख किया गया। भाग 6 में राज का, यानी फिर से आ रहे हैं, भाग 1 में केंद्र और राज्य, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अब भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य, अब भाग 5 में संघ, अब भाग 6 में राज्य। याद रहेगा ना? हम बोले पीछे बोलिएगा। भाग 1 में 2, 3, 4 के का 5 और 6, यही सब पूछेगा, समझ ना? तो भूलेगा नहीं ना? चलिए अब भाग 6 में देखिए महावीर जी का चित्र है साहब बीच में। अब भाग 6 जो है ना, भाग 6 में क्या है? हाँ, तो भाग 6 में आपका महावीर जी का चित्र है। देखिए यहाँ पे महावीर जी बैठे हुए हैं ना। तब भाग 5 में गौतम बुद्ध, अब भाग 6 में महावीर हो गए आपका। चलिए अब आगे, देखिएगा भाग 6 के बाद सीधे आ गया भाग 7, 8। 7 क्यों नहीं आया उसका कारण है, 7 के बारे में पता होना चाहिए। 7 खत्म हो गया। भाग 7 जो है ना उसको खत्म कर दी गई है। जब जो भाग खत्म हो गया उसके बारे में पढ़ना भी उचित नहीं है। हाँ, ये बताए थे भाग 7 में सम्राट अशोक का चित्र था। जिसमें भाग 7 था ना अनुच्छेद भी हट गया होगा, कि बीच का अनुच्छेद गायब हुआ होगा। 237 है ना, देखिए 243 पहुंच गया कितने। भाग 7 का अनुच्छेद गायब होगा ना, समझ ना? तो भाग 7 जो खत्म हो गया। लेकिन जानकारी के लिए बताए थे भाग 7 में सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए चित्र था। अब आते हैं भाग 8। अब भाग 8 में हम आते हैं तो देखिए क्या यहाँ पे जो क्या करे, भाग 8 है। भाग 8 में अनुच्छेद जो है ना वो 243 से 243 ओ तक है। ओ का मतलब ABCD आता ना, ABCDEFGHIJK, तो ओ तक है साहब। जैसे अनुच्छेद 19 में भी ऐसी है, अनुच्छेद 19 के A, अनुच्छेद 19 के B है ना, तो ये 243 से 243 के ओ तक है। इसमें संघ और राज का उल्लेख किया गया साहब। इसमें हनुमान जी का चित्र है, देखे नीचे हनुमान जी, इसमें हनुमान जी का चित्र है, जिसमें हनुमान जी सीता की खोज के लिए लंका जा रहे हैं। सीता की खोज के लिए कहां जा रहे हैं? लंका जा रहे हैं। तो भाग 8 में क्या है? हनुमान जी का चित्र है।
ये भाग 9 में देखिएगा, भाग 9, तो भाग 9 जो है ना, इसमें अनुच्छेद 243 के पी से लेकर 243 के जेड टी तक है। तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 के पी से लेकर 243 के जेड टी तक है। हाँ, इसमें क्या है, नगर पालिका, सहकारी समितियां, जो शहरी क्षेत्र में कार्य करने वाला जो नगर पालिका होता है ना, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है, विक्रमादित्य, गुप्त वंश का एक राजा था साहब विक्रमादित्य, नाम सुने होंगे। तो इसमें विक्रमादित्य का बैठा हुआ चित्र है, विक्रमादित्य अपने राज दरबार में बैठा हुआ है। फिर आते हैं हम भाग 9, भाग 9 ये तो हो ही गया। आते हैं भाग 10। देखिए भाग 10 जो है ना, तो भाग 10 में जो अनुच्छेद है आपका 244 से लेकर 244 के ए तक है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, यानी बोलिए तो इसमें इसमें एससी एसटी की चर्चा की गई ना, ध्यान देगा साहब, ध्यान देगा, हल्ला बंद कीजिएगा। देखिएगा ये अनुच्छेद हुआ ना, तो अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के, इसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की चर्चा किया गया साहब, यानी आपका एससी हो गया और एसटी के क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान में आरक्षण भी दिया गया है ना, जो इन्हीं को दिया गया है, एससी और एसटी को। संविधान में ओबीसी और जनरल को आरक्षण नहीं दिया गया, क्योंकि जब आजादी के बाद जब पहली बार जनगणना हुई थी तो जाति जनगणना नहीं हुआ था, वो सबकी जनगणना हुई थी। फिर भी एससी एसटी का जनगणना हुआ था, क्योंकि उनको आरक्षण देना था। तो संविधान में किसको आरक्षण मिला था, एससी और एसटी को, और ओबीसी और जनरल को आरक्षण देने की बात करते हैं तो इन लोग को आरक्षण बाद में दिया गया। जैसे कि आपका ओबीसी में बिहार में कर्पूरी ठाकुर का नाम आता है, फिर देश लेवल पे मनमोहन एक मंडल समिति होता है ना, मंडल कमांडर वो आता है साहब, और जनरल को नरेंद्र मोदी जी आरक्षण 10% नहीं दिए हैं, है ना। 243 होगा, हाँ इसमें मिस प्रिंट है ना, 243 होगा। चलिए आगे देखिएगा साहब, चलिए अब देखिएगा, तो इसमें अनुसूचित भाग 10 में 244 से 244 के ए उल्लेख है साहब अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है भाग 10 में। तो याद रखिएगा एससी एसटी का उल्लेख, और उसका उल्लेख आरक्षण की नहीं, क्षेत्र का। एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में किया गया, और भाग 10 में किसका फोटो है, नालंदा विश्वविद्यालय का। ये अब आ गया। अब आते हैं भाग 11। भाग 11 में देखिएगा, भाग 11 में आप अच्छा बीच में भाग 11 में अगर आप देखते हैं, भाग 11 में आप देखते हैं, इसमें हो गया अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263। इसमें संघ और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है, मतलब संघ और राज्य के बीच जो रिश्ते जो होते हैं ना, उसका उल्लेख किया गया साहब। इसमें भारत का चित्र है। अब भारत दो गो है, एगो राम भगवान के भाई भारत है, एगो राजा दुष्यंत वाला भारत है। तो इसमें जो चित्र है ना वो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का चित्र है साहब। राजा अब कालिदास का एक पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, तो कालिदास का एक पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है, एक प्रकार की नाटक है। और राजा दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र भी था जिसका नाम था भरत। तो उसी भारत का चित्र इसमें है, राम भगवान वाला भारत नहीं है। कह जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इसी भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन जैन धर्म के अनुसार हमारे देश का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम पे पड़ा है। कह रहा है कि जो चित्र जो है ना, ये उड़ीसा शैली के एक कलाकृति है। इसमें राजा भरत घोड़े के साथ खड़े हैं। देखिएगा अनुच्छेद 12, ये क्या, हाँ भाग देखिए, ये भाग 12 है साहब। अब कह रहा है भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के का है साहब।
भाग 12 में अनुच्छेद, अभी लिखो नहीं थे, लिखा नहीं है, मोबाइल पे देखना, मोबाइल पर समझना। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के ए है, 300 के कई बोलिए, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें उल्लेख क्या है? वित्त है साहब, संपत्ति है, संप्रदाय और बाद है। इसमें नटराज का मूर्ति है, नटराज का मूर्ति का नाम सुने हैं, देखे हैं ना? करा दक्षिण, यह दक्षिण भारतीय शैली का चित्र है जिसमें काल की छाती पर पैर काल की छाती पर पैर रखकर नटराज नृत्य कर रहे हैं। नटराज क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। वो शंकर जी का नहीं देखे नटराज, तो नीचे एक आदमी नहीं पड़ल है, और छाती पर लाती धर रहे हैं ना, समझ में ना? चलिए अब ध्यान दो आगे। अब कह रहा है भाग 13, भाग 13 है साहब, जिसमें अनुच्छेद 301 से 307 है। इसमें उल्लेख क्या चीज का है? भारत के राज्य क्षेत्र और भीतर व्यापार, मतलब भारत के अंदर होने वाले व्यापार। इसमें गंगा अवतरणा का दृश्य है साहब, गंगा अवतरण का दृश्य। कहा जाता है कि महाबलीपुरम मंदिर पर उकरी गई कलाकृतियां, शेषनाग, भागीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण का दृश्य को इसमें दिखाया गया है। भाग 13 में। भाग 14 में आइए, भाग 14 क्या कहता है? भाग 14 कहता है ना कि भाग 14 में अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 है, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 है। इसमें क्या चीज का उल्लेख है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें चित्र किसका साहब? अकबर का। ये 22 फिगर में एक ही मुस्लिम का फिगर आया साहब, वो कौन है? अकबर। अकबर मुगल वंश का राजा था साहब, इनकी गणना एक महान राजा की सूची में होती है। चलिए अब ये अकबर का चित्र देख रहे हैं ना? हाँ, अकबर को, हाँ, तो अकबर को का चित्र संविधान के किस भाग में है? भाग 14 में है। आगे भाग 15, भाग 15 में क्या चीज का उल्लेख है? अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 अनुच्छेद। तो ध्यान देगा, देखिए साहब, ये आपका भाग 15 है। तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329। कल बिहार से क्वेश्चन में नहीं था कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324। अब भाग पूछे तो 15। अभी निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ पता है? 25 जनवरी 1950 निर्वाचन आयोग का गठन हुआ साहब, 25 जनवरी 1950। तो 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मतदान दिवस। हाँ, मतदान दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? मतदान दिवस। इसमें किसका चित्र है? मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। देखिए इसमें शिवाजी है ना, गुरु गोविंद सिंह है ना। चलिए अब आगे भाग 16। भाग 16 में देखिए अनुच्छेद पूछे ना, तो 330 से लेकर 342 क्या चीज का उल्लेख है? तो कुछ वर्गों से संबंधित विषय को बंद। इसमें चित्र है रानी लक्ष्मीबाई का और टिप्पू सुल्तान का। देखिएगा, लक्ष्मीबाई हो गई है, ये क्या हो गया? टिप्पू सुल्तान हो गया। अब आगे 17 में देखिए क्या जो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 है। इसमें राजभाषा की चर्चा की गई। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। तो हिंदी भारत की राजभाषा साहब। इसमें किसका चित्र है? महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी का एंट्री हुआ यहाँ से। इसमें बापू जो है, महात्मा गांधी जो है, नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दांडी मार्च का सीन इनका है, जा रहे हैं ना। तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च जा रहा हूँ, वो सीन इसमें है। फिर आइए भाग 18। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 है। इसमें उल्लेख क्या है? आपात उपबंध। इसमें भी महात्मा गांधी का चित्र है, दोनों याद रखिएगा। भाग 17 में भी महात्मा गांधी है, भाग 18 में भी महात्मा गांधी। 17-18 महात्मा गांधी। इसमें करे बंटवारे से पहले महात्मा गांधी चट्टगांव, वो पश्चिम बंगाल में पड़ता ना है, तो चट्टगांव के नुआखोली के दंगे को शांत करने के लिए गए थे। एक हिंदू महिला गांधी जी को तिलक लगा रही है और कुछ मुस्लिम पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये चित्र में यही दिखाया गया सब, इन्हीं महिला देखिए तिलक लगा रही है ना, है ना। ये अब आगे देखिएगा, आगे
19 करा 19 में क्या चीज का उल्लेख है? 19 में देखिएगा तो अनुच्छेद 361 से 367 है, इसमें परिक्रियन का है, इसमें सुभाष चंद्र बोस। तो 17-18 महात्मा गांधी और 19 में क्या है? सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस है। अब आते हैं 20 भाग 20 अगर देखा जाए ना, इसमें अनुच्छेद 368, इसमें संविधान का संशोधन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछता है कि संविधान की संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? और भाग तो संविधान की संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? और भाग और इसमें क्या चीज का चित्र है? हिमालय। मतलब 17-18 महात्मा गांधी और 19 सुभाष चंद्र बोस, 20 17-18 और 19 20। चलिए आगे। अब आइए आप अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 साहब इसमें 369 से 392 है। ये अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है साहब। इसमें थार रेगिस्तान में उठे हुए काफिला है साहब, यानी थार रेगिस्तान में जो नहीं ऊंट चलता, ऊंट है, ऊंट नहीं, ऊंट है, ऊंटो थार रेगिस्तान में जो ऊंट चलता है ना, उसकी काफिला को दिखाया गया है। तो 17-18 गांधी जी, 19 सुभाष चंद्र बोस, 20 हिमालय, 21 थार रेगिस्तान। हो गया ना। अब आते हैं 22 अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में चल भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 395, इसमें संक्षिप्त नामों की चर्चा है। इसमें समुद्री जहाज को दिखाया गया है। इसमें क्या चीज को दिखाया गया? आपका भाग 22 पूरा हो गया। अब वीडियो की